हेलो दोस्तों, क्या हाल है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और आइए नजर डालते हैं आज की सभी बड़ी खबरों पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट जरूर करें। बरेली जिले में 26 सितंबर के बवाल के बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। दशहरा और शुक्रवार की जुम्मे की नमाज को देखते हुए चौकसी और बढ़ा दी गई है। बाहर से आई पुलिस फोर्स को 4 अक्टूबर तक रोका गया है। वहीं शासन ने इंटरनेट सेवा फिर से बंद करने का आदेश दिया है। गुरुवार दोपहर 3 बजे से शनिवार दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट और SMS सेवा बंद रहेगी। अचानक आदेश जारी होने से लोग परेशान हो गए और सोशल मीडिया पर कॉपी वायरल होती रही। BSNL अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह रोक शासन के निर्देश पर लगाई गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में इंजीनियरिंग छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहे हमलों का है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि भारत जैसी विविधताओं से भरे देश को लोकतंत्र की जरूरत है, लेकिन इस व्यवस्था पर दबाव और हमले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तुलना चीन से करना गलत है, क्योंकि भारत विकेंद्रीकृत ढांचे पर चलता है। हमारी ताकत हमारी विविधता है और लोकतांत्रिक ढांचे में ही सबको सम्मान और जगह मिल सकती है। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत और कई घायल हुए थे। अब इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। नबरा उपमंडल मजिस्ट्रेट मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक जनता से साक्ष्य और बयान जुटाएंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि निष्पक्ष जांच के लिए सहयोग करें। वहीं लेह में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बुधवार को 8 घंटे की डील दी गई, बाजार खुले और सड़कों पर चहल पहल रही, लेकिन स्कूल कॉलेज अभी बंद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के कच्छ में विजयदशमी पर शस्त्र पूजन किया और सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी क्षेत्र में यदि कोई दुस्साहस हुआ तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजा का महत्व यह दर्शाता है कि दैवी शक्ति हमेशा आसुरी शक्तियों पर विजय पाती है। बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 0 करोड़ का जोखिम गारंटी कोष बनाने पर विचार कर रही है। इस कोष से प्रोजेक्ट डेवलपर्स का बोझ कम होगा, क्योंकि जोखिम का कुछ हिस्सा सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर साझा करेंगे। राष्ट्रीय अर्न गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC इसका प्रबंधन कर सकती है। कोष नई परियोजनाओं के विकास, जोखिम और गैर व्यावसायिक नुकसानों को कवर करेगा। इससे कर्जदाताओं को बड़ी परियोजनाओं को वित्तीय मदद देने में सुविधा होगी और निजी निवेश को नया प्रोत्साहन मिलेगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी, जबकि मध्य महेश्वर धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे। विजयदशमी के दिन ऊखीमठ में पंचांग गणना के आधार पर तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद करने की तिथि तय की गई। 5 नवंबर को देवरा प्रस्थान होगा और 6 नवंबर को बाबा के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। डोली उसी दिन चोपता नाग में ठहरेगी। फिर 7 नवंबर को भनकुंड और 8 नवंबर को मक्कू पहुंचेगी। बाबा के आगमन पर तुंगनाथ महोत्सव का आयोजन भी होगा। विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी ने कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में भारत के लोकतंत्र पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत में कई धर्म, भाषाएं और परंपराएं हैं, लेकिन मौजूदा समय में लोकतांत्रिक ढांचे पर चौतरफा हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत चीन की तरह अपने नागरिकों को दबाकर नहीं चला सकता। इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता कम और प्रोपेगेंडा के नेता ज्यादा लगते हैं। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि वे हमेशा विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। UGC ने MT यूनिवर्सिटी समेत 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित किया है। वजह यह बताई गई कि इन संस्थानों ने अपनी वेबसाइट पर जरूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। नियम के मुताबिक विश्वविद्यालयों को सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर जारी करना होता है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को सही जानकारी मिले। नोटिस के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज ने कहा है कि वे जल्द अपनी वेबसाइट पर अपडेट देंगी। यह कार्यवाही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। ओसा में दिसंबर 2023 में हुई इनकम टैक्स रेड को देश की सबसे बड़ी छापेमारी माना जा रहा है। यह कार्रवाई 10 दिन चली और बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी बताई गई, जिसका लिंक कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जोड़ा गया। इस दौरान 351 करोड़ नकद बरामद किए गए, जिसके लिए 40 से ज्यादा मशीनें और 50 बैंक कर्मियों को गिनती में लगाया गया।
शुरू में आंकड़ा 340 करोड़ बताया गया था, लेकिन बाद में बढ़ गया। जमीन के नीचे छिपे सामान का पता लगाने के लिए स्कैनिंग भी मशीन तक इस्तेमाल करनी पड़ी। यह अब तक की सबसे बड़ी नकदी बरामदगी मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने संसद में 24 स्थायी समितियों के गठन को अंतिम मंजूरी दे दी है। इनमें से 11 समितियों की जिम्मेदारी बीजेपी को दी गई है, जबकि कांग्रेस को 4, टीएमसी और डीएमके को 2-2 समितियां मिली हैं। समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनएसएसपी, टीडीपी और शिवसेना को एक समिति की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि सभी समितियों के मौजूदा अध्यक्ष बरकरार रहेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महिला, बाल विकास, शिक्षा और युवा मामलों से जुड़ी समिति की अध्यक्षता मिली है। वहीं शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष बनाए रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और गिग वर्कर्स के लिए पेंशन सुरक्षा को मजबूत करने की नई योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के दायरे को बढ़ाने के लिए आसान ऑनबोर्डिंग और पेंशन सखी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत महिलाएं जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक एनपीएस की इक्विटी स्कीम्स ने 13% और बॉन्ड्स ने 9% सालाना रिटर्न दिया है। उन्होंने कहा कि 2050 तक भारत की 20.8% आबादी 60 साल से अधिक उम्र की होगी। ऐसे में रिटायरमेंट प्लानिंग आत्मनिर्भर भारत की नींव बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक बुलाने का फैसला किया है। 4 अक्टूबर को पटना के होटल ताज में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक यह बैठक होगी। इसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो जाएगा। बता दें कि आयोग लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहा है और हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने ई कचरे और कबाड़ की बिक्री से 3,296 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। पिछले 4 साल में 696 लाख वर्ग फुट से अधिक ऑफिस स्पेस खाली कर उपयोग में लाया गया है। स्वच्छता अभियान 5.0 की शुरुआत पर उन्होंने कहा कि अब तक 1,37,00,000 से ज्यादा पुरानी फाइलें हटाई गई हैं और 12 लाख से अधिक जगहों की सफाई की गई है। इस मौके पर उन्होंने पेड़ लगाने, फाइलों की सफाई और श्रमदान जैसी गतिविधियों में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से शासन और सेवाओं में बड़ा बदलाव आया है। रूस ने यूरोपीय संघ की संभावित योजना का मुकाबला करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों की संपत्तियों को राष्ट्रीयकृत कर बेचने का रास्ता खोल दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि यूरोप रूस की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों को से करने की योजना बना रहा है। पुतिन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर यूरोप ऐसा करता है तो रूस भी अपने देश में मौजूद यूरोपीय कंपनियों की संपत्तियां बेच देगा। इसे पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस की सख्त रणनीति माना जा रहा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने भारत में बिना रजिस्ट्रेशन वाले 25 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों को नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों पर आरोप है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून पीएमएल एक्ट 2002 का पालन नहीं कर रहे। इसमें ट्यूब, पक्सफुल, CXIO, कॉइनेक्स और बिटमैक्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सरकार ने इनके ऐप और वेबसाइट हटाने का आदेश भी दिया है। इससे पहले 2 साल पहले बाइनांस और क्यूकॉइन जैसे एक्सचेंजों को भी नोटिस भेजा गया था। भारत में क्रिप्टो कंपनियों को फिजिकल ऑफिस जरूरी नहीं, लेकिन नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग अनिवार्य है। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुद की तुलना शाहरुख खान से करते हुए तेजस्वी यादव को अभिषेक बच्चन जैसा बताया। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत इन दिनों बीजेपी जेडीयू नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। प्रशांत लंबे समय से तेजस्वी की पढ़ाई पर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं तेजस्वी जवाब में कहते हैं कि डिग्री से बड़ा काम है। सचिन तेंदुलकर के पास भी कोई डिग्री नहीं। प्रशांत ने कहा कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे यह पार्टी तय करेगी और वहीं से वह मैदान में उतरेंगे। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब अब चक्रवाती तूफान में बदलने की कगार पर है। इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और यह ओसा आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा दर्ज हुई है। अगर स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो गई तो यह तूफान में बदल जाएगा। आज रात तक यह तटीय इलाकों को पार कर सकता है। इस दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चलने की आशंका है। हालांकि 3 अक्टूबर तक इसकी ताकत घटकर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। नारा लोकेश ने अनंतपुर को बेंगलुरु के विकल्प के रूप में पेश किया और कहा कि यहां विश्व स्तरीय एरोस्पेस और रक्षा उद्योग विकसित हो रहा है। इसके जवाब में प्रियंक खड़गे ने आंध्र के प्रयासों को कमजोर बताते हुए बेंगलुरु की आर्थिक ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की GDP 2035 तक 8.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। साथ ही शहर का प्रॉपर्टी बाजार भी 2025 तक 5% बढ़ने की उम्मीद है।